वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास ट्वेल्थ की चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। उनने कहा है जो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो इनमें से कौन सी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर ये दोनों की दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अब आप एक एक करके तो वैल्यू पुट करके आप ये नहीं देखते रहेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको करने का एक अलग तरीका है कि आपको जब इन मैट्रिक्स को इक्वल ही बनाना है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हो जाए, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो लास्ट में जाकर उन्हें इक्वल ही बनाना है, तो हम पहले ही लेट कर लेते हैं, मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उसकी मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो वैल्यू एक्स और वाई की निकलेगी और वो यहाँ पर होगी, तो हमारा वो ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। मतलब कि वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वल करो या इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल करके निकालेंगे और दोबारा वही एक्स और वाई की वैल्यू हम इनमें पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें हमने इक्वल करके ही एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है। अब मैंने आपको समझा बहुत दिया, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे और मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। हमें जो मैट्रिसेस दी रही है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x = 0 8 y - 2 4। ठीक है, ये दोनों ही मैट्रिसेस को हम इक्वल ले रहे हैं। the two matrices are equal, their corresponding elements are also equal। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखते हैं। 3x + 7 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0, तो ये 0 के इक्वल हो गया। y + 1 के करस्पॉन्डिंग, इसको हम इक्वेशन 1 दे लेते, पहली वाली को। y + 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 8, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, y - 2, तो पहले मैं 5 के इक्वल क्या है, y - 2, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। और 2 - 3x के करस्पॉन्डिंग क्या है, 4। ठीक है, बिल्कुल सोचिए कि आप बस में बैठे हो, जस्ट सामने वाला, मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, आगे वाले के इक्वल, पीछे वाले के इक्वल, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। मैंने ये इक्वेशंस लिख दी। अब इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते, तो पहले मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है, देख लीजिए आप एक बार। 3x + 7 = 0। ठीक है, 3x + 7 = 0। ठीक है, 3x यहीं रहेगा, 7 यहाँ प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई का उस साइड जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो -7/3 x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन, अभी y वाली नहीं लेते, इसमें सिर्फ y है, इसमें भी सिर्फ y है, हम ये वाली ले लेते हैं पहले। चलो y की ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 पूरा करा देते हैं, ऐसे आपको लगेगा मैम ने 2 पहले क्यों नहीं ली है, इक्वेशन ले लेते हैं। y + 1 = 8, क्या है, y + 1 = 8। y यहीं, 1 यहाँ प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस का। ठीक है, 8 में से 1 गया, 7, y की वैल्यू 7। अब हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या है, 5 = y - 2, ये है। y यहाँ माइनस नहीं, 2 यहाँ माइनस का इस साइड भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा। 5 + 2 = y, और प्लस करा तो 7, y की वैल्यू 7। यहाँ माइनस का था, इस साइड आया, प्लस का हो गया, और ये क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन 4 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या बोली गई है, 2 - 3x = 4। 2 - 3x = 4।
y यहाँ नहीं, ये 2 क्या है यहाँ प्लस का, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -3x यहाँ बचा, 4 - 2 -3x, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाए, नहीं 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा डिवाइड में, -x यहाँ बचा 2/3, या हम साइन चेंज कर देंगे, x को थोड़ी माइनस रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -2/3। अब कुछ अजीब सी चीज़ देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक x की वैल्यू है और यहाँ पर भी एक x की वैल्यू है। क्या ये दोनों x की वैल्यू सेम है? नहीं, बट हमारे पास मैट्रिसेस तो एक ही है ना, हम x की वैल्यू तो एक ही रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही x है, x1 x2 तो नहीं है ना, एक ही x है, तो वैल्यू भी सेम आनी चाहिए थी हमारी। बट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिफरेंट है, एक -7/3 है और एक -2/3 है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो x की कितनी वैल्यू हो गई? 2 वैल्यू। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, अभी की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास x एक ही है। जैसे 7 की वैल्यू सेम आई है, जैसे y की वैल्यू, मैं 7 की बोल रही हूँ, y की वैल्यू 7 आई है, सेम आई है, तो हम लिख सकते थे y = 7। x की भी सेम आती तो हम लिख सकते थे x भी सेम है। बट इससे क्या हमें पता चल रहा है कि x की 2 वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। x = -7/3 एंड x = -2/3 लिखेंगे। x हैव 2 वैल्यूज, इट इज़ नॉट पॉसिबल। x की 2 वैल्यू है जो कि पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ये x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आइए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हमारी x की वैल्यू -1/3 आई है? नहीं आई। y की वैल्यू 7 आई है, लेकिन इससे क्या हुआ? ये तो नहीं आई ना, ऑप्शन कट गया, ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन, y की वैल्यू 7 आई है, क्या x की वैल्यू -2/3 आई है? हाँ, ये भी आई है, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई हैं? 2 वैल्यू आई हैं। कितनी वैल्यू आई हैं? 2 वैल्यू, इसलिए ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। x -1/3 आया ही नहीं है और y भी नहीं आया, तो ये दोनों तो कट गए। बहुत लोग c को ठीक करके आएंगे कि ये भी आया है, ये भी आया है, बट x की एक और वैल्यू आई है जो यहाँ नहीं है गिवन और आपके क्वेश्चन में आई है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर होगा कि आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि x की 2 वैल्यू आई है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। अगर हमें x1 और x2 करके दिया गया होता और ऑप्शन में भी अगर ऐसी 2 वैल्यू दी गई होती तब हम उस ऑप्शन को ठीक करते, बट ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू और हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन ठीक नहीं कर रहे। अगर हमारे पास दोनों x की वैल्यू 7 की y की तरह सेम आती, जैसे y की दोनों वैल्यू सेम आई है, तब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता अगर मैच होता, बट नहीं, हमारी x की 2 वैल्यू आई है, दोनों अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही नहीं है। भले ही ये दोनों मैच हो रही हैं बट थर्ड एक और वैल्यू होनी चाहिए थी मैच होने के लिए जो नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड कि हम x की वैल्यू को फाइंड नहीं कर पाए, इसलिए इस क्वेश्चन में हम इनकी x और y की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसको फाइंड करना। बस इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ऑप्शन सही भी है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन सही होने से कुछ नहीं होता, हमारे पास पूरा आंसर सही होना चाहिए था। पूरा आंसर का मतलब अगर x की दोनों वैल्यू होती तभी ये सही होता, और मैंने आपको पूरा एक बार फुल दिखा भी दिया है कि मैंने कैसे किया है। और बस ये ध्यान रखना है कि जो हम आंसर निकाले वो ऑप्शन में सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि जब भी MCQs वाले क्वेश्चन आते हैं ईजी होते हैं, आंसर निकल जाते हैं, बट ट्रिकी इसलिए होता है कि कौन सा आंसर हम ठीक करें, कौन सा आंसर ठीक करें, क्योंकि भाई दोनों ही आंसर ठीक लग रहे हैं, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की हमारी तो 2 वैल्यू आई थी, यहाँ नहीं है ना, तो नॉट पॉसिबल होगा। सी ऑप्शन लगाने पर गलत हो जाएगा, बी ही ऑप्शन सही है। बच्चे कहेंगे कि y की और x की वैल्यू आई तो थी, हमने तो पुट कर दी, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हमारी एक वैल्यू क्या थी जो मैच ही नहीं हो रही थी, हमारे पास x की 2 वैल्यू आई थी और 2 वैल्यू की वजह से ये आंसर बी होगा इसका, ठीक है, कि पॉसिबल नहीं है। बस इसलिए क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ओके।